नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज क्या कुछ चीजें नहीं हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग दो कॉपी जरूर बना लीजिएगा। एक कॉपी जिसपे मैं आपको टास्क देता हूं यानी कि होमवर्क देता हूं, और एक वो कॉपी जहां पर मैं आपको पीसेस के लिए एक प्रश्न देता हूं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब कि आंसर राइटिंग के लिए या कुछ अन्य बातें निबंध के लिए या इन सब चीजों के लिए मैं आपको देता रहता हूं। ठीक है, चलिए आइए। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। अब ये भी प्रश्न अगर आप ना बता पाए तो फिर तो क्या ही कहा जाए, है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, भगत सिंह हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ठीक है, और इसके अलावा जो है कुछ और लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है, तिलक हो गए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको होनी चाहिए और बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास प्लीज कीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न खूब सारे आप एग्जाम में बनते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान के 65 वर्ष और प्रेरणा का दायरा संवाद कार्यक्रम अभी जो चलाया गया, और ये बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। यानी कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित तारामंडल, ठीक है, और प्रधानमंत्री संग्रहालय तथा पुस्तकालय में प्रेरणा का दायरा डेनिस मतवेव के साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान के 65 वर्ष पूर्व होने का उत्सव जो है अभी हाल ही में एक मनाया गया, और इसमें एक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया। अपने आप में अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले व्यक्ति और वहां के सैर करने वाले व्यक्ति कौन थे, ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम पूछा सकते हैं। यानी कि इस कार्यक्रम में रूसी अंतरिक्ष यात्री डेनिस मतवेव ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्ववर्ती सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन द्वारा अंतरिक्ष में किए गए पहले मानव मिशन की 65वीं वर्षगांठ का जश्न मनाना तथा युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। इनका नाम आपको ध्यान रखना, किसका? डेनिस मतवेव का। ये कौन है? अपने आप में यहां के आपको मैंने बताया कि जो है यूरी गागरिन द्वारा अंतरिक्ष में किए गए पहले मानव मिशन की 65वीं वर्षगांठ का जश्न मनाना। तो ये इनका यूरी जो गागरिन है, इनका नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर हम इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं कि यूरी गागरिन और वोस्टोक के बारे में, तो 12 अप्रैल 1961 यानी कि 12 अप्रैल 1961। अच्छा, 12 अप्रैल को एक दिवस भी मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जो है क्या कहते हैं उसको लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री कौन? यूरी गागरिन। नाम ध्यान रखिए, यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में सफलतापूर्वक यात्रा करने वाले पहले इंसान बनकर के इन्होंने इतिहास रचा था। तो आपके एग्जाम में सीधे यही प्रश्न बन जाएगा, पूछ लेगा आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, उन्होंने वोस्टोक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा की थी। उनकी यह उड़ान लगभग 108 मिनट तक चली थी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में एक खास बात हुई। खास बात क्या हुई? खास बात यह हुई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी कि यूएनजीए ने जो है 2011 में एक प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव में क्या कहा गया? उस प्रस्ताव में कहा गया कि हर साल हम 12 अप्रैल को क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है मनाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। कब की गई भाई साहब? 2011 में की गई। किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जो सीधे सीधे आपसे प्रश्न यही पूछ लेगा कि बताओ अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? अभी इसका कारण हमने आपको बता दिया, क्योंकि वर्ष 2026 में जो है अभी फिलहाल तो इसके 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और बाकी इसी दिन जो है क्या कहते हैं पहला कदम जो है रखा गया था अंतरिक्ष में। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक साझेदारी की हम बात करते हैं तो भारत और पूर्ववर्ती सोवियत संघ जो कि अब रूस है, इसके बीच अंतरिक्ष अन्वेषण में गहरा और ऐतिहासिक सहयोग रहा है। 1984 की अगर हम बात करते हैं तो 1984 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा, जिनका नाम आप लोग सुने ही होंगे, राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयुज
T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। आप इनका नाम आप जानते होंगे बखूबी, राकेश शर्मा जी का नाम है ना, बहुत फेमस व्यक्तित्व है अपने आप में, तो इसका पॉइंट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गगनयान मिशन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मिशन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं गगनयान मिशन की बात करता हूं आपसे, तो भारत वर्तमान में अपने पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें गगन नॉट्स कहा जाता है, को बुनियादी अंतरिक्ष उड़ान का प्रशिक्षण रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ही प्रदान किया गया है, जो दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत वैज्ञानिक जो संबंधों को दर्शाता है अपने आप। तो गगनयान मिशन भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी यहां पर इस पूरे कार्यक्रम के महत्व और उसके प्रभाव की बात कही गई है, आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं, यह भी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब इसी पर आपके सामने छोटा सा क्या आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, जिसका उत्तर आपको देना है कि भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास के संदर्भ में 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव कौन थे और उनके अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 2, ठीक है, मतलब ये वैज्ञानिक का नाम है और ये क्या लिखा है, अंतरिक्ष यान का नाम है, ठीक है। यूरी गागरिन वोस्टोक 1, एलन शेपर्ड फ्रीडम 7, राकेश शर्मा सोयूज T11। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइएगा मुझे। अभी हमने आपको बताया है, अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा आपके लिए, अभी हमने आपको बताया यूरी गागरिन वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक, बिल्कुल। चलिए, भारत उज्बेकिस्तान संबंधों पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत अभी कर लेते हैं, चर्चाओं में रहा है ये, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में अभ्यास दस्तलिक या दुस्तलिक, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इसका रहता है। कहीं पर दुस्तलिक लिखा रहता है, कहीं पर दस्तलिक लिखा रहता है, कहीं पर डस्टलिक लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 12 से 25 अप्रैल 2026 तक उज्बेकिस्तान, क्या 12 से लेकर के 25 अप्रैल 2026 तक उज्बेकिस्तान में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास दोस्तलिक या डस्टलिक, जिसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। डस्टलिक या दुस्तलिक भी आप इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में डस्टलिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, 7वां संस्करण, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहे हैं, जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर कुछ देशों के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत साउथ अफ्रीका, भारत क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, भारत ब्रिटेन, ये सब कुछ देश ऐसे हैं, भारत मालदीव, भारत म्यांमार, ठीक है, इन सब देशों के, भारत ऑस्ट्रेलिया, इन सब, भारत भूटान, इन सब देशों के मध्य में जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो कब किए गए, उनका संस्करण कौन सा था, और उसकी कुछ खास बातें जो अन्य होती है वो आपको तैयार करनी होती हैं। इस वर्ष भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, महार रेजिमेंट, ये भी कई बार पूछा जाता है, महार रेजिमेंट कर रही है। और इन अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं के साथ साथ में वायुसेना के जवान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि थल सेना भी इसमें भाग ले रही है और वायुसेना भी भाग ले रही है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत दरअसल क्या होती है, 2019 में होती है। दुस्तलिक या डस्तलिक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका उज्बेक भाषा में अर्थ क्या होता है, दोस्ती होता है। इसकी शुरुआत कब होती है, 2019 में हुई थी। यह एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि ये क्या होता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष। और क्या है ये, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, यानी कि दो पक्षों के मध्य में, यानी कि दो देशों के मध्य में। कौन से दो देश, आपके दो देश कौन कौन से हैं, एक आपका भारत और एक आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये दो देश आप इसमें शामिल होते हैं। यूएन मैंडेट, संयुक्त राष्ट्र शासनादेश या युद्धाभ्यास, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, इस चैप्टर के शांति के लिए खतरे और शांति भंग और आक्रामकता के कृत्यों के संबंध में कार्रवाई के तहत अनिवार्य आतंकवाद विरोधी काउंटर टेररिज्म अभियानों पर क्या है, बेस्ड है अपने आप में, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है। सामरिक फोकस किया जाएगा इसमें, किसी प्रकार से जो है चीजों को हम बेहतर ढंग से कर पाए, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य, तकनीकी उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्यों और अर्ध पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य संचालन क्षमताओं को बढ़ाना और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। ये इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। बाकी भारत के लिए उज्बेकिस्तान का बहुत महत्व है, जैसे कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के अंतर्गत, ठीक है। इसमें भारत ने मध्य एशिया के 5 देशों, जिसमें 5 देशों में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान आएगा, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की शुरुआत की थी और उज्बेकिस्तान इस नीति का एक प्रमुख यह है, अपने आप में पिलर है या स्तंभ है। ये खास बात है, इसलिए उज्बेकिस्तान हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण साझेदार है हर क्षेत्र में, ठीक है ना भाई। चलो, अद्वितीय भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है, तो ये उज्बेकिस्तान दुनिया के केवल 2 दोहरे स्थल रुद्ध डबल लैंडलॉक्ड देशों में से एक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरा देश यूरोप का लिंकटेस्टीन है। इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है इसका, कि उज्बेकिस्तान पूरी तरीके से उन देशों से घिरा हुआ है जो स्वयं भी स्थलरुद्ध हैं। मध्य एशिया के बिल्कुल केंद्र में स्थित होने के कारण यह पूरे क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण। यानी कि उज्बेकिस्तान ऐसा देश है जो अलग अलग उन देशों से घिरा हुआ है जो ऑलरेडी क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऐसा माना कि ये उज्बेकिस्तान है, अब ये आसपास उन क्षेत्रों से घिरा हुआ है जो क्या है, अपने आप में लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, यानी कि जो स्थलरुद्ध देश है, यानी कि जिनकी समुद्री सीमाएं नहीं है। बाकी दोनों देशों के मध्य में इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे प्रमुख समझौता किए गए हैं और एक दूसरे का सपोर्ट यहां पर करते रहते हैं। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक या दस्तलिक मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय के शासनादेश के तहत आयोजित किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था। देखो, कंफ्यूजन आपको हो सकता है 2 में, एक या तो इसमें एक तो इसमें, तो बी होगा कि सी होगा, बताओ भाई साहब, बी या सी। अभी हमने आपको बताया था, कुछ लोग को नींद आ रही होगी, सोने का मन कर रहा होगा, भाई साहब सोइए नहीं, जागिए, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ठीक है, सी हो जाएगा, है ना, ये वाला। प्रोजेक्ट चीता की ऐतिहासिक सफलता। अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो अक्सर आप सुनते होंगे, क्यों सुनते होंगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा फेमस पार्क हो गया है आजकल, राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या हुआ है, वन वाइल्ड बर्थ हुआ अपने आप, यानी कि हाल ही में 11 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक ऐतिहासिक मील के पत्थर की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश का में जो कूनो है, कहां पर है भैया कूनो राष्ट्रीय पार्क? यह है आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी 25 महीने की मादा चीता, जिसे गामिनी KGP 12 के नाम से जाना जाता है, ने प्राकृतिक जंगल में 4 शावकों को क्या किया है, सफलतापूर्वक जन्म दिया है। ये भारत के लिए एक बड़ी बात है ना। गामिनी KGP 12 दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी की संतान है अपने आप। यह घटना इसलिए ऐतिहासिक हो जाती है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत की धरती पर जन्मी F1 जनरेशन किसी मादा चीता ने प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रजनन क्षमता, ठीक है, प्राप्त की है और शावकों को जन्म दिया है। तो ये भारत के लिए आने वाले समय में अपने आप में इस फील्ड में जो है एक बड़ी जीत है, आप यूं कह सकते हैं। पहला वन्य जन्म, यद्यपि इससे पहले 2025 में मुखी नामक एक अन्य भारतीय मूल की चीता ने शावकों को जन्म दिया था, लेकिन वह जन्म एक प्रतिबंधित बाड़े के भीतर हुआ था। गामिनी KGP 12 पिछले 1 साल से अधिक समय से खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रही है। अतः सितंबर 2022 में चीता पुनर्वास कार्यक्रम शुरू होने के बाद से यह खुले जंगल में दर्ज किया गया पहला चीता जन्म है अपने यहाँ पे, जो भारत के लिए बड़ी बात है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2022 में जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, किसका, चीता पुनर्वास कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से क्या है, सहभागी है इसमें। कहां पर है कूनो, आपके कहां पर है, ये MP में। अच्छा, लगे हाथ आप लोग क्या करिएगा, जितने भी आपका टास्क में देता हूं कि जितने भी आपके नेशनल पार्क आदि हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बर्ड सेंचुरीज हो गई आपके वाइल्ड जो क्या कहते हैं, ये आपका जो वेटलैंड्स हो गए, इनकी सबकी लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। वर्तमान में कुल कितने हैं ये सब अलग अलग संख्या में, उनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, अनुकूलन का प्रमाण, यानी कि मानव हस्तक्षेप के बिना खुले जंगल में शिकार करना, गर्भधारण करना और शावकों को जन्म देना, यह सिद्ध करता है कि अफ्रीकी चीते अब भारतीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों और जो है शिकार के पूरी तरह से क्या हो गए, अनुकूल हो गए। क्योंकि एडॉप्टेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है भाई। किसी को भी आप किसी भी क्षेत्र से आप लेके कहीं पर छोड़ेंगे तो उनको अडॉप्ट करना, मतलब अपने आप को सर्वाइव करना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लेकिन अब ये सारे जो शावक हैं अपने आप में, ये हमारे इंडियन क्लाइमेट से, इंडियन मानसून से क्या हो चुके हैं, अपने आप में एक तरीके से उसके भागीदार बन चुके हैं, उसमें उनकी सहभागिता रहती है एक तरीके से, और अब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है।
इन 4 नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या या कुल आबादी बढ़कर के 57 हो गई है। इनमें 37 चीते भारत में ही जन्मे हैं अपने आप पे, तो ये बड़ी बात है। ठीक, चलिए प्रोजेक्ट चीता की आप बात करते हैं तो आप जानते होंगे 1952 में भारत सरकार द्वारा चीते को अतिरिक्त तौर पर देश से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह बड़ी बात है। चीतों की आबादी को भारत में फिर से स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े जंगली महासागरीय स्थानांतरण प्रोजेक्ट है। इसके तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फरवरी 2023 में फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और फरवरी 2024 में बोत्सवाना से भी चीतों का एक जत्था लाया गया। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए क्या है, एक एक करके इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगुल, इन सब पर भी प्रश्न आते हैं। आज ही क्या करिएगा, जितने आपके प्रोजेक्ट हैं अलग अलग प्रकार के, उनको पढ़ लीजिएगा। आल्सो प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगुल, ये सब आप लोग एक एक करके क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपको मैं टास्क देता हूं, इनसे प्रश्न आते हैं बस। अब बाकी ज्यादा आप मत पढ़िए, ठीक है। चीतों की बढ़ती आबादी और बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को उनके वैकल्पिक आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उनको दूसरे स्थान पर हम रिप्लेस कर सकें। मतलब कि वहां पर उनको रिप्लेस किया, मतलब उनको वहां पर रख सके, रिप्लेस नहीं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के तहत अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के पहले चरण में 17 सितंबर 2022 को किस देश से अफ्रीकी चीतों को ला करके लाया गया था, मतलब भारत में? तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, केन्या। सबसे पहले नामीबिया से लाए गए थे, है ना, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। पार्किंसंस रोग लक्षण और प्रभाव और उपचार की नई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड तकनीकी, यह भी चर्चा में रहा है। लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि पार्किंसंस डे कब मनाया जाता है? पार्किंसंस रोग अपने आप में नर्वस सिस्टम का एक रोग होता है, जहां पर एक तरीके से डोपामाइन का इसमें रोल होता है एक तरीके से, और इसमें चलने में आपको दिक्कत होती, परेशानियां होती हैं, और कई प्रकार की सूजन हो जाती है आपकी बॉडी में, और खतरनाक बीमारी मानी जाती है अपने आप पे। तो विश्व भर में पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। हर साल 11 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पार्किंसंस दिवस यानी कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को जो इससे प्रभावित है उनके हित के लिए लगातार कार्य करना। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने दिल्ली में एक घोषणा की है कि वह अगस्त 2026 तक, कब तक? अगस्त 2026 तक फोकस्ड अल्ट्रासाउंड तकनीक प्राप्त कर लेगा, जिससे भारत में पार्किंसंस का सबसे सस्ता और गैर आक्रामक उपचार जो है क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। ये अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। ठीक है। क्या पार्किंसंस रोग है? अभी हमने बताया कि ये नर्वस सिस्टम का एक जो है रोग होता है, विकार होता है, जो मुख्य रूप से शरीर की मूवमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है, शरीर की गति को प्रभावित करता है। या मस्तिष्क की उन कोशिकाओं यानी कि उन न्यूरॉन्स के नष्ट होने के कारण होता है जो डोपामाइन नामक रासायनिक संदेशवाहक का उत्पादन करती हैं। यानी कि डोपामाइन संदेशवाहक को जो उत्पादन करने वाली जो न्यूरॉन्स होती हैं, अगर वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो क्या होगा, फिर ये बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जब डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है तो यह मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि का कारण बनती है। यानी कि वो न्यूरॉन्स, कौन? वो न्यूरॉन्स, ठीक है, जो क्या काम करती हैं, जो डोपामाइन नामक जो है एक रासायनिक है, रसायन है एक तरह का, डोपामाइन को रिलीज करने वाली न्यूरॉन्स जब क्षतिग्रस्त या खत्म हो जाती हैं, एक तरीके से एंड हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे फेल होने लगता है, खराब होने लगता है। और ऐसी स्थिति में यानी कि जब ये डोपामाइन को रिलीज करने जो न्यूरॉन्स अब एंड हो गए, फिनिश्ड होंगे, खत्म होंगे, तो डोपामाइन क्या होगा, कम बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारी बॉडी सूज जाती है, हम सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, और कई प्रकार की दिक्कतें आपको सामने देखने को मिलती हैं। जहां पर आपको कपकपी हो जाएगी आपका, ठीक है, समय के साथ चलने फिरने में कठिनाई होगी, अपने आप में कदम छोटे बढ़ेंगे, आपके मांसपेशियों में जगड़न हो जाएगा, और संतुलन आप नहीं बना पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सारी जो है लक्षण आपको, सिम्टम जो है आपको पार्किंसंस डिजीज में देखने को मिलते हैं। फोकस्ड अल्ट्रासाउंड तकनीक ये क्या है? यह एक क्रांतिकारी बदलाव एम्स द्वारा अपनाई जा रही है। यह तकनीक पारंपरिक सर्जरी का एक आधुनिक विकल्प है।
यह एक गैर आक्रामक, ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी चीर फाड़ के ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव्स का उपयोग करके मस्तिष्क के उस विशिष्ट हिस्से को लक्षित किया जाता है जो कंपकपी के लिए जिम्मेदार होता है और फिर इसको सही कर लिया जाता है। मतलब कंपकपी आने लगता है पार्किंसंस में। लेकिन अब जब इस पूरे प्रणाली से हम इस प्रकार का इलाज करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। कोई चीड़ फाड़ नहीं होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। सर्जरी इसमें होती नहीं है तो इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं रहता अपने आप में सब कुछ, क्योंकि ये क्या होता है अपने आप में साउंड वेव्स के माध्यम से उसको सही किया जाता है, ठीक है। तो ये एक खास बात है अपने आप पे। विश्व पार्किंसंस दिवस डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने 1817 में पहली बार अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द शेकिंग पॉलिसी में इस बीमारी के लक्षणों का वर्णन किया था, ठीक है। अब बताइए आप लोग प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान है भाई साहब, कोई कठिन नहीं है आपके लिए। पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस रासायनिक संदेशवाहक के उत्पादन में कमी के कारण होता है? सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोफॉर्मिन, एड्रेनालाइन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डोपामाइन हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, डोपामाइन इज द राइट आंसर, है ना। और ये आपके लिए क्या है, बहुत आसान सा ये आपके लिए प्रश्न है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो आप ना बताएं। प्रश्न क्या है कि पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस रासायनिक संदेशवाहक के उत्पादन में कमी कारण होता है? अभी हमने आपको बताया कि क्या हो जाएगा इसका, डोपामाइन। डोपामाइन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही आपका, डोपामाइन, ठीक है ना भाई। अरे भाई क्या हो रहा है, डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन, ठीक। चलिए, स्किल आउटकम्स फंड अभी चर्चाओं में रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और उद्यमिता मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में स्किल आउटकम्स फंड की स्थापना के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह अपने तरीके से एक पहल है जो युवाओं के रोजगार परिणामों पर आधारित वित्त पोषण मॉडल का क्या करता है, उपयोग करता है। तो ये अभी हाल ही में इसको शुरू करने का प्रयास किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि एसओएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उनके वास्तविक प्रभाव के बीच सीधा संबंध को क्या करना, स्थापित करना, ठीक है ना। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उनके वास्तविक प्रभाव के बीच सीधा संबंध क्या करना, स्थापित करना है। यह मॉडल परिणाम आधारित भुगतान, पे फॉर सक्सेस पर काम करता है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से धन जुटाया जाएगा ताकि युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल जो है प्रदान किया सके। ये इससे निश्चित तौर पर युवाओं में एक खास उम्मीद जो है देखने को आपको मिलेगी। यह पहल विशेष रूप से निम्न आय वाले समूहों के युवाओं के लिए लाभकारी होगी। फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से इसमें किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है जिसको आप यहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए, बाकी इससे जो है पूरे हमारे स्किल इकोसिस्टम में एक बड़ा इफिशिएंसी नजर आएगी और इफिशिएंसी के साथ साथ में जो है उच्च गुणवत्ता बनाए रखने का इसमें प्रोत्साहन भी मिलेगा, ठीक है। तो बस यही सारी बातें हैं। और यह कार्यक्रम दरअसल डिजिटल कौशल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना है। ये इसका बड़ा उद्देश्य है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो, अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। स्किल आउटकम्स फंड की शुरुआत अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? सिंपल सी बात, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। या कुछ और होगा? यही होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन अप्रैल 2026 में सामने आई खबरों के अनुसार भारत ने 2028 में होने वाले COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ऐसी न्यूज अभी फिलहाल आ रही है। पीएम ने दुबई में COP28 के दौरान इस वैश्विक आयोजन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मेजबानी से पीछे हटने का निर्णय रणनीतिक कारणों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संतुलन के आधार पर किया गया है। अभी कंफर्म यह नहीं है, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं, ठीक है। तो यह बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत हालांकि वैश्विक जलवायु वार्ताओं में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखेगा। कॉप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। भारत ने पहले 2002 में दिल्ली में COP8 की मेजबानी की थी,
ठीक है। प्रस्ताव वापसी के बावजूद भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। देखो भैया, कॉप जो समिट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉप 2 होती है, ठीक है। कॉप क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस पर होती है, क्लाइमेट चेंज पर, CLIMATE, क्लाइमेट चेंज पर। और एक होती है आपकी बायोडायवर्सिटी पर, बायोडायवर्सिटी पर। तो क्लाइमेट चेंज पर कॉप बैठक होती है और आपके जो है बायोडायवर्सिटी पर होती है। दोनों बैठ के आपके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इनको जरूर पढ़िएगा। तो हालांकि आप जानते होंगे कि नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का, नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2070 तक रखा गया है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हमें अचीव करना है। इसके अलावा सरकार लगातार इसी बात को लेकर के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपना विकास ज्यादा कर रही है, जिसमें आपका ग्रीन एनर्जी सिस्टम हो गया अपने आप में, सोलर पैनल का लगाना हो गया, ठीक है। और बहुत प्रकार के उपाय जो है सरकार लगातार कर रही है, ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता बढ़े, बजाय इसके कि हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अभी भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है। चलिए छोड़ दिए बाकी, अब आप बताइए क्या हो जाएगा। अभी हो भी सकती है मेजबानी, ऐसा कुछ नहीं है, बात अभी रखी गई है बस। भारत ने हाल ही में किस वर्ष के COP 33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है, 2028 वाला होगा ना, ये ए होगा, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस आप जानते होंगे, ठीक है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती 10 अप्रैल 1755 की याद में मनाया जाता है। और आप जानते होंगे कि आजकल होम्योपैथी और आयुर्वेद वगैरह खूब चलता है। आयुष मंत्रालय की स्थापना भी इसीलिए की गई थी, आयुष मंत्रालय, AYUSH, आयुष मंत्रालय, ठीक है। और 2026 में जो है यह दिवस मनाया गया अच्छे तरीके से, और इसका उद्देश्य चिकित्सा की इस वैकल्पिक पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके योगदान पर चर्चा करना है। चलिए, होम्योपैथी सदृशम समयतिम, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है या इस पर बेस्ड है। भारत दुनिया में होम्योपैथी के सबसे बड़े नेटवर्क वाले देशों में से एक है, लाइक कर्स लाइक, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जो है अपने एक लेख को साझा किया, जिसमें होम्योपैथी को लेकर के सारी बातें रखी गई हैं, ठीक है। और आजकल आप जानते होंगे कि इसकी थीम जो है, थीम पूछता है, तो थीम क्या है इस वर्ष, होम्योपैथी एक विजन 2030 पर ध्यान केंद्रित किया गया है, एक तरीके से कि भैया हमें किसी भी तरीके से इसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली हमें प्राप्त करनी है। उसमें से जो थीम हमारी है होम्योपैथी एक विजन 2030, इस पर बेस्ट थीम है, और हमें अल्टीमेटली होम्योपैथी को और आगे बढ़ाना है। आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों को हम आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलो अब बताओ इस पर प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई बताओ। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और पूछा जाता है इसमें से उत्तर, ठीक है। प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2026 को विश्व होम्योपैथी दिवस किस प्रसिद्ध चिकित्सक की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डॉक्टर बीसी राय, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये है ना, या बी होगा, ए होगा, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, ये अभी चर्चाओं में रहा है। क्या है टॉपिक, केंद्र कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 26 में खरीफ सीजन, ठीक है, के लिए फॉस्फेटिक और पोटास यानी कि P&K उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी है। आप जानते होंगे कि ये फॉस्फेट और पोटास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप में। यह निर्णय किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने और कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। NBS योजना के तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों NPK, ठीक है, ये NPK जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है जो अपने आप में उर्वरकों में मौजूद होने से जो हमारी फर्टिलिटी रेट जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। NPK आप जानते होंगे जब आप यूट्रोफिकेशन पढ़ते होंगे, क्या यूट्रोफिकेशन, तो उस यूट्रोफिकेशन में भी
अब जब आप देखते होंगे जो ब्लू ग्रीन एल्गी की जो प्रोडक्टिविटी जो बढ़ जाती है तालाब में, वो सीवर वाटर जो होता है, सीवेज वाटर जो होता है, सीवेज जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर, ठीक है, उस सीवेज वाटर में उस सीवेज वाटर में आपका क्या होता है एलिमेंट, आपका एनपीके ही होता है। और सीवेज वाटर जब पॉन्ड में जाता है तो एनपीके की उसमें प्रेजेंट होती है, और एनपीके क्या अपने आप एक अच्छा उर्वरक माना जाता है, प्रोडक्टिव होता है। इससे ब्लू ग्रीन एल्गी की क्वांटिटी बढ़ जाती है अपने आप में, और फिर उसके बाद आप जानते हो कि किस प्रकार से यूट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। यूट्रिफिकेशन अपने आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और सल्फर के आधार पर सब्सिडी की राशि तय की गई है। ठीक है, चलिए, उर्वरक विभाग इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों पर बोझ ना डालने की नीति अपनाई है कि भैया, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत दाम बढ़ रहे हैं उर्वरकों के, लेकिन सरकार ने एक नई स्कीम के तहत जो इसको डाउन करने का प्रयास है कि भैया किसानों को इसका नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है, इस सब्सिडी से सुनिश्चित होगा कि खरीफ की मुख्य फसलें जैसे धान, मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में कोई बाधा ना आने पाए। सब्सिडी की कुल राशि का भुगतान सीधे उर्वरक कंपनियों को किया जाता है ताकि वे किसानों को अधिकतम खुदरा मूल्य कम करके जो है उनको बेच सकें। भैया, अगर किसान महंगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हाई हैं तो कंपनियां क्या करेंगी, महंगे दाम पर बेचेंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि हम कंपनियों को सीधा पैसा दे दें ताकि कंपनियां किसानों को जो है खुदरा दाम पर सस्ती खाद दें। तो ये सरकार का प्रयास है। ठीक है, इससे निश्चित तौर पर जो है क्या होगा, एक बड़ा फायदा मिलेगा। चलो भाई बताओ, अप्रैल 2026 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें किस फसल सीजन के लिए की गई हैं? जायद सीजन 2026 के लिए, रबी सीजन 2026-27 के लिए, खरीफ सीजन 2026 के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने आपको बताया था खरीफ सीजन 2026 के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि बताओ भाई, गौतम बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? बहुत कॉमन सा प्रश्न है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगातार क्या काम करिएगा, आप इसके साथ में आप बौद्ध धर्म भी पढ़ लीजिएगा। क्या? बौद्ध धर्म पढ़ लीजिएगा, और जैन धर्म भी आप लगातार पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को हमेशा साथ में पढ़िएगा। ठीक, बाकी आज आपके लिए एक प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि इसे अचानक क्यों वापस ले लिया गया। आप चाहें तो इसको लिख करके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ठीक, अब कल हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे कि भाई बताओ 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? क्या इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है कि नहीं? तो यहां पर सारी चीजें आपको यहां पर लिखी गई हैं। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इसे केवल एक सैनिक विद्रोह कहना इसकी व्यापकता को कम करना होगा, क्योंकि इसके पीछे दशकों से सचित हो रहा असंतोष था लंबे समय से। जिसे कई बार लोग कहते हैं कि वो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना ही 1857 के रेवोल्यूशन का प्रमुख कारण था। नहीं, वही एक कारण नहीं था, इसके पीछे कई सारे प्रमुख कारण थे। और लंबे समय से जो ब्रिटिशकालीन जो नीतियां थी उनसे लोग क्या थे, परेशान थे। और वो जो कारतूस वाला जो मामला था वो एक मात्र एक चिंगारी थी, उस चिंगारी ने पूरे समाज में एक क्रांति का रूप ले लिया। हालांकि कई सारी दमनकारी नीतियों और एक प्रॉपर एक जो है मैनेजमेंट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो क्या हुआ, बैक हो गया। लेकिन बड़ी बात थी अपने आप पे। वो विद्रोह के कारण बहुआयामी थे, एक कोई कारण नहीं था, बहुआयामी थे, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है कि भाई कौन कौन कारण थे। नंबर 1, राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन जो उनकी जो एक सिद्धांत था, उसके तहत सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जिससे भारतीय शासकों में भारी रोष था। मुगल सम्राट का अपमान, बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी और उनके शाही विशेषाधिकारियों को समाप्त करने की घोषणा से मुस्लिम भावनाओं को भी ठेस पहुंची अपने आप में। आर्थिक कारणों की बात करेंगे तो अत्यधिक भू राजस्व आदि लिया जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता था, ये शोषण होता था अपने आप में। हस्तशिल्प का पतन हो गया था। ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मशीनी कपड़ों ने भारत के पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को बेरोजगार कर दिया था। सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करेंगे तो पश्चिमी सभ्यता का प्रसार बहुत तेजी के साथ हो रहा था। सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भारतीयों ने अपने धर्म और संस्कृति पर हमला माना था। ठीक है, जातीय भेदभाव था। भारतीयों के साथ सार्वजनिक स्थानों और नौकरियों से में अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। अब यह कारण था। सैनिक कारण, वेतन और पदोन्नति में भेदभाव किया जाता था।
भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था और उन्हें सुबेदार से ऊपर नहीं रखा जाता था। समुद्र पर सेवा, हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तत्कालिक कारणों में चर्बी वाले कारतूस एक बड़ा कारण रहा है, आप जानते होंगे इसे, ठीक है। क्या यह, अब प्रश्न आएगा कि क्या यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? इस विषय पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जो कि आप एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पश्चिमी तर्क क्या है? पश्चिमी तर्क स्वतंत्रता संग्राम क्यों है? क्योंकि व्यापक जन भागीदारी थी, या केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, इसमें किसान, जमींदार, कारीगर और आम जनता ने भी हिस्सा लिया। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती, इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना और भारतीय शासन, ठीक है, को फिर से स्थापित करना था। हिंदू मुस्लिम एकता, इस विद्रोह में दोनों समुदायों ने कंधे से कंधा मिला करके विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने आप में। विपक्ष में तर्क क्या था? इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। उस समय राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा पूरी तरीके से विकसित नहीं थी। अधिकांश नेता झांसी की रानी या नाना साहब अपने क्षेत्रों और हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्र हित किसी में नहीं था, अपने अपने क्षेत्र को बचाए रखा जा सके, इस सिद्धांत पर लोग कार्य कर रहे थे। सीमित क्षेत्र था। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल के बड़े हिस्से से अछूते रहे। शिक्षित वर्ग की दूरी, भारत के मध्यम और शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। निष्कर्षतः यद्यपि इसमें आधुनिक राष्ट्रवाद की कमी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम था। इसने पहली बार बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया और आने वाले दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसे महज सैनिक विद्रोह कहना गलत होगा, क्योंकि इसका स्वरूप जन आंदोलन था अपने आप में। तो ये एक बड़ी बात थी जो कि आपको यहां पर देखने को मिली। इसी तरीके से आप चाहें तो प्रश्नों को लिख के हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। बाकी ये हमारे सारे कोर्सेज लिखे गए हैं, आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल होकर के अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लोअर बीसीएस का बैच चल रहा है, उसकी तस्वीर चल रही है। अभ्युदय बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। अभ्युदय बैच के अलावा जो है हमारे लेखपाल का बैच हो गया, एसए का बैच हो गया, पीसीएस प्री का बैच हो गया, पीसीएस टेस्टिस हो गया, पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स हो गया अपने आप में, लेखपाल का जो है बैच हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच हो गया, बीओ का बैच हो गया। ये सारे बैच हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और टेस्टिस चल रही है। आप इनमें किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर, और बाकी डिटेल हो गई। कल मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पर सुबह 8 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।